जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 14 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी साइंस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 14 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 14 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी बात करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डैश ने तर्क दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के कक्ष में हैं, न कि पृथ्वी की उस समय की मान्यता के विपरीत था। ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल, दूसरा ऑप्शन है गैलीलियो गैली, तीसरा ऑप्शन है आइजैक न्यूटन और चौथा ऑप्शन है जोहान वॉल्फगैंग डोबराइनर। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये तर्क दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के कक्ष में हैं, न कि पृथ्वी की, और उस समय जो ये उनका स्टेटमेंट था या तर्क था उस समय की मान्यता के विपरीत था। आप कहेंगे गुरुजी हमको कैसे पता चलेगा? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ब्रह्मांड के बारे में यानी कि यूनिवर्स के बारे में शुरू से ही क्या रहा है? तो सर दो सिद्धांत रहा है। क्या रहा है? दो सिद्धांत रहा है, यानी कि दो थ्योरी रहा है। आप कहेंगे कि गुरुजी वो दो सिद्धांत कौन कौन सा था? तो ध्यान दीजिएगा कि पहला सिद्धांत था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। पहला सिद्धांत कौन सा था? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और साथ ही दूसरा कौन सा था? तो दूसरा था आपका जियोसेंट्रिक थ्योरी। दूसरा कौन सा था? जियोसेंट्रिक थ्योरी। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पहले जो है वो जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया गया था और बाद में कोपरनिकस के द्वारा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था। ध्यान दीजिएगा कि जो जियोसेंट्रिक थ्योरी है ये किस खगोलविद के द्वारा दिया गया था? आप सभी याद रखेंगे टॉलमी के द्वारा दिया गया था। और टॉलमी ने जियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या बताया? इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है तथा संपूर्ण ब्रह्मांड पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जबकि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दिया गया? तो आप याद रखेंगे कोपरनिकस के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? कोपरनिकस के द्वारा दिया गया। और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में कोपरनिकस ने क्या बताया? तो कोपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और सभी ग्रह एवं खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो यूनिवर्स के बारे में ये दो सिद्धांत जो है वो प्रारंभ से ही चला आ रहा है। और वो दो सिद्धांत क्या है? तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसमें ब्रह्मांड के केंद्र में किसको रखा गया? तो सूर्य को रखा गया। जबकि आपका दूसरा क्या है? तो जियोसेंट्रिक थ्योरी, और इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? तो पृथ्वी है। मेरे मित्र ध्यान देंगे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो टॉलमी के द्वारा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी से पहले दिया गया था। और उस समय चूंकि साइंस बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था तो हमारे पास अच्छे टेलीस्कोप नहीं थे। लेकिन आप सबों को मालूम है कि गैलीलियो गैली ने क्या करा था? तो अपना खुद का टेलीस्कोप बनाया था और उन्होंने अपने खुद के टेलीस्कोप से चीज़ों को ऑब्जर्व करा। तो क्या बोला कि अभी जो हम लोग इस थ्योरी पे चल रहे हैं कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और संपूर्ण ब्रह्मांड पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है, ये क्या है? गलत है। गैलीलियो के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? सूर्य है और जितने भी ग्रह या फिर अन्य कोई खगोलीय पिंड है वे सब के सब किसका चक्कर लगा रहे होते हैं? तो सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं।
तो उस समय जो जियोसेंट्रिक थ्योरी चल रहा था, जिसमें ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को बताया जा रहा था, गैलीलियो गैली इस चीज को क्या कर रहे थे, तो सर इसका वो विरोध कर रहे थे और वो कह रहे थे कि सही ये है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह या खगोलीय पिंड चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हो कि गैलीलियो गैली का जो उस समय मत था वो टॉलमी के मत का क्या था, जस्ट विपरीत था, यानी कि उल्टा था। और आप ये भी कह सकते हो कि गुरुजी तब तो गैलीलियो गैली जो है वो कोपरनिकस के सिद्धांत का सपोर्ट कर रहा था, समर्थन कर रहा था। बिल्कुल सर। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश ने तर्क दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के कक्ष में हैं, न कि पृथ्वी की, उस समय की मान्यता के विपरीत था। आप कहेंगे कि गुरुजी जब जियोसेंट्रिक थ्योरी पहले दिया गया टॉलमी के द्वारा, इसमें बताया गया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और इस बात का विरोध कौन कर रहा था, तो गैलीलियो गैली कर रहा था। तो भाई वह क्वेश्चन भी तो वह पूछा जा रहा है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप सभी हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, ये बताओ कि ब्रह्मांड के लिए हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है, तो आप कहेंगे इसमें ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य को माना गया है। और ब्रह्मांड के लिए जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है, तो आप कहेंगे इसमें ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को माना गया है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, कोपरनिकस के द्वारा दिया गया, जबकि जियोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, आप कहेंगे टॉलमी के द्वारा दिया गया। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने जियोसेंट्रिक थ्योरी का विरोध करा था या जियोसेंट्रिक थ्योरी से सहमत नहीं थे, तो आप कहेंगे गैलीलियो गैली। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो ग्रेगर मेंडल भी दिया हुआ है, ये बताओ कि इन्होंने किस चीज की खोज करा था। तो मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है कि मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज की थी और इसीलिए ग्रेगर मेंडल को क्या बोला जाता है, आनुवंशिकता का जनक बोला जाता है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में आइजैक न्यूटन भी है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूटन का गति नियम हो, या आप सीधे सीधे कह सकते हो कि गुरुजी गति के लिए नियम हो, या फिर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हो, या फिर प्रकाश जो है वो 7 रंगों का मिश्रण है, ये सब का सब किसका देन है, तो न्यूटन का देन है। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में तो जोहान वॉल्फगैंग डॉब्राइनर भी है। तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में जो प्रयास किया गया था वो किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं करा था, बहुत सारे वैज्ञानिक ने करा था। और उसमें से एक वैज्ञानिक कौन थे, तो आपका डॉब्राइनर भी थे, जिन्होंने क्या दिया था, तो तत्वों के वर्गीकरण के लिए ट्राइड रूल दिया था, यानी कि त्रियक नियम दिया था। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 3 तत्व A, B और C डॉब्राइनर का त्रिक बनाते हैं, यदि तत्व A का परमाणु द्रव्यमान 7 और तत्व C का परमाणु द्रव्यमान 39 है, तो तत्व B का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन है 46, 23, 32, 22। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 3 तत्व A, B और C, ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, तो डॉब्राइनर का त्रिक बनाते हैं, जिसमें A का परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो गुरुजी A का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 7 और साथ ही साथ C का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 39। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका तत्व B है इसका एटॉमिक मास क्या होगा, इसका एटॉमिक मास क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ कि डॉब्राइनर का ट्राइड रूल क्या कहता है, यानी कि डॉब्राइनर का जो त्रियक नियम था वो क्या कहता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि डॉब्राइनर का जो त्रियक नियम था वो कहता है कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 3-3 करके सजाया जाए, डॉब्राइनर का ट्राइड रूल कहता है कि अगर 3 तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, तो जो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा वो किनारे के दोनों ही तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग मान लें कि 3 तत्व A, B, C है और इस तीनों को ही हम लोग क्या करें, तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग सर यहाँ पे मान सकते हैं कि ये जो हमारा तत्व A है इसका परमाणु द्रव्यमान कम होगा, A से ज़्यादा किसका होगा, B का, और B से ज़्यादा किसका होगा, C का। तो आप क्या कहेंगे कि A, B, C अगर इस तरह से लिखा चला जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये बढ़ता हुआ क्रम है। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी तब तो डॉब्राइनर के ट्राइड रूल के हिसाब से जो ये हमारा तत्व B है इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि गुरुजी जो किनारा वाला दोनों तत्व A और C है इसके परमाणु द्रव्यमान का औसत होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो तत्व आपका B है इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा,
तो आप कहेंगे कि गुरुजी बी का परमाणु द्रव्यमान किनारे के दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा, तो जाहिर सी बात है कि A+C/2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल मेरे मित्र, यही चीज आप यहाँ पे भी अप्लाई कर दो ना, आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ भी हमको क्या करना है, तो बी का ही एटॉमिक मास निकालना है। यहाँ भी हमको क्या करना है, बी का ही एटॉमिक मास निकालना है। क्या कहेंगे, ए का परमाणु द्रव्यमान 7 है, बी का कितना है, आप कहेंगे 39। अब बटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी 2 हो जाएगा। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी 39 और 7 जो है ये होता है 46, और 46 बटा क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 23 दूना 46 हो जाएगा। यानी कि जो आपका तत्व बी है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, आप कहिएगा 23 होगा। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 23 है। आप कहेंगे कि गुरुजी दूसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि डॉबरेनर का ट्राइड रूल कहता है कि अगर 3 तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो किनारे के दोनों ही तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर एक रिक्त बर्तन में इथेन और हाइड्रोजन के समान द्रव्यमान को मिलाया जाता है। हाइड्रोजन द्वारा जोर लगाए गए कुल दबाव का अंश क्या है। ऑप्शन है 1:2, दूसरा ऑप्शन है 15:16, तीसरा ऑप्शन है 1:1 और चौथा ऑप्शन है 1:16। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि 25 डिग्री टेम्परेचर पर किसी खाली बर्तन में इथेन और हाइड्रोजन को जिसका द्रव्यमान समान है क्या किया जाता है, तो मिलाया जाता है। आपसे यह कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन द्वारा जोर लगाए गए कुल दबाव का अंश क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि हाइड्रोजन द्वारा जोर लगाए गए कुल दबाव का अंश क्या है, तो वो क्या होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हाइड्रोजन के आंशिक दाब और कुल दाब का अनुपात पूछा जा रहा है। आप कहेंगे ये निकलेगा कैसे। मेरे मित्र, आसानी से निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो मान लेते हैं कि टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है और ये क्या है, तो एक खाली बर्तन है। और इस खाली बर्तन में क्या किया जाता है, तो गुरुजी इस खाली बर्तन में इथेन और साथ ही साथ हाइड्रोजन दोनों का द्रव्यमान क्या है, समान है, को मिलाया जाता है। और फिर क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि जो हाइड्रोजन का आंशिक दाब होगा और जो कुल दाब होगा दोनों का अनुपात क्या होगा, ये चीज आपको बताना है। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर यहाँ पे इथेन की बात की जा रही है तो इथेन का तो फॉर्मूला C2H6 होता है। बिल्कुल होता है सर। और हाइड्रोजन की बात की जा रही है तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, H2 गैस लेंगे। मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इथेन और हाइड्रोजन के समान द्रव्यमान को मिलाया जाता है, लेकिन द्रव्यमान कितना है, इतना दिया हुआ है। आप कहेंगे नहीं दिया हुआ है सर। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि माना कि इथेन यानी कि C2H6 एवं हाइड्रोजन H2 एवं हाइड्रोजन H2 दोनों का जो द्रव्यमान है, दोनों का जो द्रव्यमान है, या आप कह सकते हो कि जो भार है उसको हम लोग क्या करते हैं, W मान लेते हैं। आप सभी क्या करेंगे यहाँ पे, आप सभी यहाँ पे ये मान लेंगे कि इथेन और हाइड्रोजन दोनों ही गैस का जो द्रव्यमान या भार है वो कितना है, तो W ग्राम है। कितना है, W ग्राम है। अब हमको क्या करना होगा, अब हमको यहाँ पे मोल की संख्या निकालना होगा। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है, क्या बताया चला, कि मोल की संख्या इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहते हैं कि गुरुजी दिया गया द्रव्यमान अब बटा, अगर यौगिक है तो अनुभार हो जाएगा, यौगिक है तो क्या हो जाएगा, अनुभार। और अगर तत्व है तो क्या लिखेंगे हम लोग, आप कहेंगे परमाणु भार। तो ये फॉर्मूला आप सबों को याद होना चाहिए, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इथेन के मोल की, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो इथेन का मोल हो जाएगा वो दिया गया द्रव्यमान बटा, इथेन तो हमारा यौगिक है तो इसका अनुभार हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो भाई मेरे, आपके क्वेश्चन में द्रव्यमान तो नहीं दिया गया है, लेकिन आपने मान लिया है कितना, तो W। यहाँ पे इथेन के मोल की जो संख्या होगी
इथेन की जो मोल की संख्या होगी उसके लिए आप क्या लिखेंगे? तो गुरुजी दिया गया द्रव्यमान जो हम लोग माने हैं W वो लिखेंगे और बटा इथेन का अनुभार लिखेंगे। चला ध्यान देना कि यहाँ पे कार्बन के 2 गो परमाणु है, एगो परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? आप कहिएगा 12 और 2 गो है तो 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन का एगो है 6, 24 और 6 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 30। यानी कि इथेन के मोल की संख्या कितनी हो जाएगी? W बटा 30 हो जाएगी। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे H2 के मोल की संख्या की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी H2 की जो मोल की संख्या हो जाएगी वो भी क्या होगा? तो दिया गया द्रव्यमान अब बटा ये जो हमारा अणु है इसका अनुभार लेंगे। तो आप कहेंगे यहाँ पे तो 2 परमाणु है और दिया गया द्रव्यमान हम लोग W ही लेंगे, ये हो जाएगा W बटा 2। आप कहिएगा कि इथेन के मोल की संख्या हो गई W बटा 30 और H2 के मोल की संख्या हो गई W बटा 2। मेरे मित्र आप बताओ कि यहाँ पे कुल मोल की संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे कुल मोल की संख्या क्या होगी? आप कहिएगा कि गुरुजी दोनों को जोड़ दीजिए। तो W बटा 30 प्लस W बटा 2 जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी 30 और 15 का एलसीएम लिया जाएगा। आप कहिएगा 15 दूना 30 और 15 एकम 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी 30 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? W प्लस 15 दूना 30 तो ये हो जाएगा 15W। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग कुल मोल की संख्या की बात करेंगे, कुल मोल की संख्या की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमारा जो है वो W प्लस यहाँ पे 15W जो है वो ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16W बटा 30। क्या हो जाएगा? 16W बटा 30। मेरे मित्र ध्यान देंगे, इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे कर सकते हैं सर। कैसे? तो 2 8 कितना होता है? 16 और 15 दूना कितना होता है? 30। यानी कि कुल मोल की संख्या हो गई 8W बटा 15। कुल मोल की संख्या कितने हो गया? चला 8W बटा 15। आप कहेंगे कि गुरुजी अब कैसे सॉल्व होगा आगे? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे। हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन का आंशिक दाब होगा, ध्यान देंगे, हाइड्रोजन के आंशिक दाब को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो P डैश यहाँ पे ब्रैकेट में H2 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का आंशिक दाब हो जाएगा। तो जो हाइड्रोजन का आंशिक दाब होगा वो क्या होगा? तो सर वो होगा कुल दाब। ध्यान देंगे, कुल दाब को हम लोग P मान लेते हैं। यहाँ पे जो P है ये क्या है? ये टोटल प्रेशर है। मैं लिख दे रहा हूँ सर यहाँ पे, ये क्या है सर? टोटल प्रेशर अगुना क्या हो जाएगा? मोल प्रभास, यानी कि मोल अंश हो जाएगा। क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो हाइड्रोजन का आंशिक दाब होगा वो क्या होगा? वो होगा कुल दाब अगुना मोल प्रभास। मोल प्रभास को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो सर मोल अंश कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या निकालना है? तो आपको निकालना है हाइड्रोजन के आंशिक दाब और कुल दाब का अनुपात। तो क्या कहिएगा कि गुरुजी यहाँ पे तो कुल दाब है, इधर बराबर के हाइड्रोजन का आंशिक दाब है, तो क्या हम इसको P डैश H2 इक्वल टू P डैश H2 बटा P लिख सकते हैं? इक्वल टू नहीं होगा सर, P डैश H2 बटा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये हाइड्रोजन का आंशिक दाब है, ये क्या है? तो सर कुल दाब है। यहाँ पे आंशिक दाब बटा कुल दाब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी अनुपात हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बच जाएगा? मोल प्रभाज बच जाएगा। आप कहेंगे मोल अंश कैसे निकालेंगे? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि मोल अंश यानी कि मोल प्रभाज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो मोल प्रभाज या मोल अंश निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, किसका निकालेंगे सर? तो हाइड्रोजन का निकालेंगे या किसी और तत्व का, या फिर अगर हम लोग इथेन वगैरह का निकालते तब भी हम लोग वहां पे क्या करते? तो गुरुजी सेम ही फॉर्मूला होता। क्या होता फॉर्मूला? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा NH2 बटा N। क्या हो जाएगा? NH2 बटा N। ध्यान दीजिएगा कि ये NH2 क्या है? तो ये है हाइड्रोजन की मोल की संख्या। क्या है? हाइड्रोजन की मोल की संख्या। और साथ ही ये N क्या है? तो गुरुजी ये कुल मोल की संख्या है। क्या है? कुल मोल की संख्या है। मेरे मित्र जरा सा आप हमको ये बताओ कि हाइड्रोजन की मोल की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी हाइड्रोजन के मोल की संख्या W बटा 2 है। तो क्या हम लोग यहाँ पे W बटा 2 लिख दें? आप कहेंगे बिल्कुल लिख दीजिए। और कुल मोल की संख्या क्या है? तो आप कहेंगे 8W बटा 15 है। तो क्या हम लोग बटा में 8W बटा 15 लिख दें? आप कहेंगे बिल्कुल लिख दीजिए। मेरे मित्र ध्यान देंगे, आपको क्या निकालना है? तो हाइड्रोजन का जो आंशिक दाब है और कुल दाब है उसका अनुपात निकालना है। तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
W/2 इंटू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी 8W/15 है, गुना में ले जाएंगे तो 15 हमारा ऊपर चला जाएगा, 8W हमारा नीचे आ जाएगा। ये W जो है इसके साथ कट जाएगा और आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ये हो जाएगा 15/16, जिसको हम लोग 15:16 लिख सकते हैं। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर एक रिक्त बर्तन में इथेन और हाइड्रोजन के समान द्रव्यमान को मिलाया जाता है, तो हाइड्रोजन द्वारा जोर लगाए गए कुल दबाव का अंश क्या है, आप कहेंगे 15:16 है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, तो आप सबों को परेशान नहीं होना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जितना भी गैस दिया हुआ रहेगा उसका आप क्या करेंगे, तो आप पहले मोल की संख्या निकाल लेंगे, फिर टोटल मोल की संख्या निकाल लेंगे। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि किसी भी गैस के लिए जो आंशिक दाब होता है वो क्या होता है, तो कुल दाब गुना मोल प्रभाव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। और ये मोल अंश हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जितना मोल की संख्या होती है, जितना मोल की संख्या होती है किसी भी अणु या फिर यौगिक की, उसको हम लोग कुल मोल की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, NH2/N, जहाँ पे NH2 क्या है, तो हाइड्रोजन की मोल की संख्या, N क्या है, कुल मोल की संख्या। तो आपने क्या करा है, तो गुरुजी अलग अलग करके आपने पहले दोनों अणु का मोल की संख्या निकाल लिया और फिर कुल मोल की संख्या निकाल लिया है। तो ये डाटा तो आप पहले ही निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ वह यौगिक बनाता है जिसमें डैश परमाणु की श्रृंखला होती है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक तभी बनाएगा जब परमाणुओं की जो श्रृंखला है वो 7 या 8 होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नहीं, एक वन लाइनर है, इसको आप सभी हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि सिलिकॉन जो है हाइड्रोजन के साथ तभी यौगिक बनाएगा जब 7 या 8 परमाणु क्या हो, श्रृंखला में जुड़ा हुआ हो। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ देगा कि सिलिकॉन क्या है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी सिलिकॉन जो है वो उपधातु है। क्या है, उपधातु है। और जनरली इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी चिप वगैरह बनाने में किया जाता है और साथ ही साथ अर्धचालक बनाने में भी किया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु का भार 98 न्यूटन है, पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। बताइए, ना सॉल्व होगा, जबकि जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। क्या कहिएगा कि गुरुजी भार के लिए फॉर्मूला होता है W = mg। क्वेश्चन में भार 98 न्यूटन दिया हुआ है, द्रव्यमान हमसे पूछा जा रहा है, जी का वैल्यू 9.8 लेना है, m = क्या हो जाएगा, 98/9.8 हो जाएगा। आप कहेंगे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा, 98 दाएं कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 980। यानी कि सही आंसर आपका क्या होगा, 10 kg। तो देख लीजिए 10 kg किस ऑप्शन में है, आप कहिएगा गुरुजी चौथे ऑप्शन में है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि त्वरण का प्रतिरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। बताइए, ना सॉल्व होगा, आप कहेंगे गुरुजी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब भी किसी भी वस्तु में त्वरण आएगा तो जाहिर सी बात है कि उस पर बल लगेगा। क्या होगा सर, बल लगेगा। और हम सबों को मालूम है कि कोई भी वस्तु जो है वो अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। और हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि त्वरण का प्रतिरोध, यानी कि अगर किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो रही है और वस्तु उसका प्रतिरोध कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। तो अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा तो वस्तु का यह गुण क्या कहलाता है, आप कहेंगे जड़त्व कहलाता है। भाई यह चीज तो घुमा के पूछ लिया गया है कि त्वरण का प्रतिरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है, आप क्या कहेंगे, जड़त्व कहा जाता है। तो सही आंसर आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपके मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो बल भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र कहने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल कौन सी राशि है, आप कहेंगे सदिश राशि है। एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। सीजीएस यूनिट क्या होता है, आप कहेंगे डाइन होता है। आप कहिएगा कि गुरुजी ऑप्शन में ऊर्जा भी है, तो भाई मेरे आपका जो काम करने का क्षमता है वही आपकी क्या है, ऊर्जा है। और ऊर्जा कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। यही नहीं सर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों क्या हैं, अदिश राशि हैं। ये चीज़ आप गांठ बांध लेंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में संवेग भी दिया हुआ है,
तो मेरे मित्र किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग, जिसे किस से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो गुरुजी P से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैंने कई बार बताया है कि 100 से संवेग और 100 से क्या होता है? तो गुरुजी सदिश होता है। तो संवेग भी क्या है आपका? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। SI यूनिट क्या होगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डैश द्वारा प्रजनन के लिए अधिक विविधता की अनुमति दी जाती है। ऑप्शन है वनस्पति प्रचार, दूसरा ऑप्शन है उत्तक संवर्धन, तीसरा ऑप्शन है यौन प्रजनन और चौथा ऑप्शन है अलैंगिक प्रजनन। बताइए आपसे सॉल्व ना होगा? मैंने पीछे के सेशन में कई बार आपको बताया है और इसका सही आंसर आप सबों से जानने की इच्छा रखूंगा। और सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव डैश के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में जो वातावरण है लिखा हुआ वो गलत है। यहाँ पे क्या होगा? डैश के बराबर होता है। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी एट सी लेवल, यानी कि अगर हम लोग समुद्र तल की बात करते हैं तो समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कितना के बराबर होता है? आप कहेंगे कि गुरुजी 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। और यही 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल जो है वो 1.013 बार के बराबर होता है। तो मेरे मित्र आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव डैश होता है और ऑप्शन में 0.1, 1, 0.001 और 0 दिया हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हमारे ऑप्शन में वैल्यू इस तरह से दिया हुआ रहता तब तो हम लोग इसको टिक कर देते। लेकिन मोटे तौर पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वायुमंडलीय दाब है वो किसके बराबर है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी 1 के बराबर है। किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ध्यान देंगे कि सर यहाँ पे 1.01 है, तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी लगभग जो होगा नियर बाय वैल्यू कितना होगा? 1 के आसपास ही होगा। यहाँ पे भी कितना होगा? 1 के आसपास ही होगा। लेकिन आपके ऑप्शन में इस तरह से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आप कहेंगे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे कह सकते हैं कि समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब बराबर होता है और आपके ऑप्शन में ये वैल्यू ना दिया हुआ है, आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? आपके ऑप्शन में 760 mm ऑफ Hg दिया हुआ है, तो आप इसको आसानी से टिक कर देंगे। ध्यान दीजिएगा और साथ ही आप सभी अपने माइंड में भी रखिएगा कि समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो मरकरी के वैल्यू में कितना के बराबर होता है? 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। ध्यान देंगे कि 760 mm ऑफ Hg जो है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है। तो आपके ऑप्शन में इस दोनों वैल्यू में से जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा आप उसको टिक कर लेंगे, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान m और 9m है बराबर गतिज ऊर्जा के साथ गतिमान है तो उनके रेखीय संवेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है 1:3, दूसरा ऑप्शन है 9:1, तीसरा ऑप्शन है 1:9 और आपका चौथा ऑप्शन है 3:1। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि दो वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्रमशः m और 9m है और साथ ही फिर कहा जा रहा है कि इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है? तो समान है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि रेखीय संवेग का अनुपात क्या होगा इस दोनों ही वस्तु का। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो वस्तु है, तो मान लेते हैं एक वस्तु हमारा ये है और दूसरा हमारा क्या है? ये है। एक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? तो गुरुजी क्वेश्चन में m दिया हुआ है और दूसरा का कितना दिया हुआ है? तो गुरुजी क्वेश्चन में दूसरा का 9m दिया हुआ है। और इस दोनों का ही गतिज ऊर्जा क्या है? तो दोनों का गतिज ऊर्जा जो है वो क्या है? समान है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि रेखीय संवेग का अनुपात क्या होगा? रेखीय संवेग अनुपात क्या होगा, ये चीज आपको बताना है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम लोगों ने पीछे के सेशन में पढ़ा है कि गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में संबंध होता है और वो संबंध क्या होता है? आप कहते हैं कि गुरुजी के इक्वल टू होता है p²/2m। के इक्वल टू क्या होता है? तो आप कहते हैं p²/2m। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है? तो इस दोनों ही वस्तु का रेखीय संवेग का अनुपात निकालना है, जबकि के क्या है? दोनों का समान है।
तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग k इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 2m कह रहे हैं तो क्वेश्चन में दिए हुए डाटा के अनुसार हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो पहले वस्तु का गतिज ऊर्जा निकालते हैं, फिर दूसरे का, और क्या करेंगे, दोनों का अनुपात ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान देंगे कि पहले वस्तु के लिए हम लोग गतिज ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ke1 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, चला आप कहेंगे पी स्क्वायर बटा 2m, तो यहाँ पे पहला वस्तु का संवेग होगा, इसको हम लोग p1 का स्क्वायर कर देते हैं। और साथ ही ध्यान देंगे कि पी स्क्वायर बटा क्या है 2m, तो आपके क्वेश्चन में जो पहला वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना है, तो गुरुजी m, तो 2m इंटू m हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान देंगे कि दूसरे वस्तु के लिए क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी दूसरे वस्तु के गतिज ऊर्जा को हम लोग ke2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसके संवेग को p2 से, तो p2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी 2m इंटू, यहाँ पे हमको m की जगह क्या लिखना होगा, तो आप कहेंगे 9m लिखना होगा। यहाँ पे m हटा दीजिए और साथ ही 9m लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी आपका 2m की जगह क्या लिखाएगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी m की जगह तो 2 इंटू m ही होगा, क्योंकि m क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान आपके क्वेश्चन में कितना है, तो गुरुजी m है। तो चूंकि आपका पहला वस्तु का द्रव्यमान m है, तो यहाँ पे फॉर्मूला 2m होता है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे m ही रहेगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे, जब हम लोग यहाँ पे अनुपात लेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ke1 बटा ke2 हो जाएगा, और ke1 आपका कितना है, आप कहेगा p1 का स्क्वायर बटा 2 इंटू m है। ke2 कितना है, आप कहेंगे p2 का स्क्वायर बटा 2 इंटू 9m है। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों ही वस्तु का गतिज ऊर्जा समान है, तो अगर ऊपर भी वैल्यू समान हो और नीचे भी क्या हो आपका समान हो, ऊपर नीचे दोनों वैल्यू समान हो, तो कैंसिल होके कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1 हो जाएगा। तो क्या हम ke1 बटा ke2 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, आप कहेंगे गुरुजी शौक से लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या कर देते हैं, तो आप कहेंगे p1 का स्क्वायर बटा 2 इंटू m, यहाँ पे ये भाग में है, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 2 इंटू 9m बटा p2 का स्क्वायर। क्या कहिएगा कि गुरुजी ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये m इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 इक्वल टू हो जाएगा p1 बटा p2 का स्क्वायर, p1 बटा p2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी p1 स्क्वायर है और यहाँ भी p2 स्क्वायर है। हमने क्या करा, तो दोनों को बटा करके और पूरा का स्क्वायर लिख दिया। और साथ ही क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो 9 भी है, तो गुना 9 हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे, p क्या है आपका, आप कहेंगे सर संवेग है। ध्यान दीजिएगा कि क्या हम लोग यहाँ पे p1 बटा p2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 बटा 9 कर सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पे p1 बटा p2 का होल स्क्वायर गुना 9 है, किसके बराबर, 1 के बराबर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि गुरुजी ये हो जाएगा 1 बटा 9। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग p1 बटा p2 की बात करेंगे, ये हो जाएगा √1 बटा 9, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहिएगा, गुरुजी ये 1 बटा 3 हो जाएगा। और अनुपात के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1:3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1:3 लिख सकते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m और 9m है बराबर गतिज ऊर्जा के साथ गतिमान है, तो उनके रेखीय संवेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी दोनों ही वस्तु का जो रेखीय संवेग का अनुपात होगा वो 1:3 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि CO2 के 20 ग्राम को मोल में कैसे व्यक्त करेंगे। मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में एरर है। यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि CO2 के 20 ग्राम को मोल में कैसे व्यक्त करेंगे, तो 20 ग्राम आपके इस क्वेश्चन में नहीं होगा। ठीक है सर, अगर 20 ग्राम होगा तो आपका कोई आंसर मैच ही नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 22 ग्राम होगा। तो आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन करा जा रहा है कि CO2 के 22 ग्राम को मोल में कैसे व्यक्त करेंगे। आप क्या कहिएगा, गुरुजी बड़े ही आसानी से व्यक्त करेंगे। क्यों, क्योंकि आप सबों को मालूम है कि CO2 का 1 मोल कितना होता है। आप कहते हैं कि गुरुजी 44 ग्राम होता है। चला आपसे पूछा जा रहा है कि CO2 का 22 ग्राम कितना मोल होगा, 22 ग्राम कितना मोल होगा। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी जब CO2 का 1 मोल 44 ग्राम होता है और हमसे पूछा जा रहा है कि CO2 का 22 ग्राम कितना मोल होगा, तो 44 का आधा 22 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि CO2 का जो 22 ग्राम होगा वो 1/2 मोल होगा। क्या होगा, 1/2 मोल होगा।
तो आप देख लीजिए कि 1/2 मोल आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे गुरुजी चौथे ऑप्शन में, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन संवहनी पादप है? ऑप्शन है चारा, दूसरा है एस्पाइरोगैरा, तीसरा ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स, चौथा ऑप्शन है मार्सिलिया। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा संवहनी पादप है? आप कहेंगे ये संवहनी पादप का मतलब क्या हुआ? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसा पौधा या वैसा पादप जिसमें संवहन तंत्र विकसित होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? संवहनी पादप कहेंगे। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे पहले ऑप्शन में चारा है, दूसरे ऑप्शन में एस्पाइरोगैरा है और तीसरे ऑप्शन में यूलोथ्रिक्स है। आपका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है, ये तीनों किससे बिलोंग करते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी ये तीनों थैलोफाइटा समूह से बिलोंग करते हैं और थैलोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं उसमें संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। थैलोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं उसमें संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। और आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से कौन संवहनी पादप है? आप कहेंगे कि गुरुजी जब ऑप्शन ए बी सी में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि यह संवहनी पादप नहीं होगा। हमको क्या बताना है कि संवहनी पादप कौन है? संवहनी पादप बोले तो जिसमें संवहन तंत्र विकसित होगा। और हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग बात करते हैं टेरिडोफाइटा ग्रुप के प्लांट की, जब हम लोग बात करते हैं टेरिडोफाइटा ग्रुप के प्लांट की, इसमें क्या होता है? आप कहते हैं कि संवहन तंत्र होता है। क्या होता है? संवहन तंत्र होता है। तो जाहिर सी बात है कि टेरिडोफाइटा ग्रुप के जो प्लांट होंगे वे क्या कहलाएंगे? संवहनी पादप कहलाएंगे। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में जो मार्सिलिया दिया हुआ है ये एक्चुअली में किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो टेरिडोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मार्सिलिया है वो क्या है? संवहनी पादप है। तो आप बताओ आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी मार्सिलिया ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम, पहला ऑप्शन है जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है, तीसरा है दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बलों के बीच संबंधों का वर्णन करता है और चौथा है त्वरण के प्रभावों को समझने में सहायक है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि हर बार टाइपिस्ट क्वेश्चन गलत नहीं करता है और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है वो 14 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में गलत पूछा गया था। आप कहेंगे कैसे गलत? तो मेरे मित्र ध्यान देंगे, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम संबंध रखता है। आप क्या कहेंगे कि हमारी चारों ऑप्शन में से किसी से भी न्यूटन का जो दूसरा गति नियम है संबंध नहीं रखता है और रेलवे ने इसका आंसर क्या दिया था? ऑप्शन नंबर ए दिया था, जो कि क्या है? पूरी तरह से गलत है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि आप सबों को ये मालूम न हो कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसी को क्या बोला जाता है? तो गुरुजी जड़त्व का नियम बोला जाता है और न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही हम लोग को क्या मिलती है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी बल के लिए परिभाषा मिलती है। और जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है उससे हम लोग को क्या मिलती है? आप कहते हैं कि गुरुजी बल के लिए व्यंजक मिलती है। और जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उससे हम लोग को किस चीज़ को प्रूफ करने में मदद होता है? तो आप कहते हैं संवेग संरक्षण सिद्धांत को प्रूफ करने में मदद मिलता है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इस हिसाब से तो जो हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है वो हमारे इस चारों ऑप्शन में से किसी से भी मैच नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है सर। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 14 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था? गलत था। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक लड़के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए उस कार्य की मात्रा कितनी है जिसमें वह 3 kg वजन वाली साइकिल को समतल सड़क पर 10 मीटर की दूरी तक ले जाता है, जबकि जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक लड़के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी जिसमें वह 3 kg वजन वाली साइकिल को समतल सड़क पर 10 मीटर की दूरी तक ले जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा कोई लड़का है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है? तो गुरुजी ये समतल सड़क पर चल रहा है। और कैसे चल रहा है? तो मान लेते हैं कि सर इसका ये कोई साइकिल है, ये कोई साइकिल तो नहीं होगा चिल्लाई, मान लो कुछ है, ये ABCD साइकिल वाइकल जे है, एकरा ये ले करके सर ये 10 मीटर तक क्या करता है? चलता है। आपसे पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध इस लड़के द्वारा जो किया गया कार्य होगा उसकी मात्रा कितनी होगी? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये लड़का वजन लेकर के
ये लड़का जो है वो वजन लेकर के कैसे चलेगा, तो सर इस तरह से चलेगा समतल सतह पे। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो वजन है साइकिल का ये क्या करेगा, तो आप कहेंगे भार एग्जर्ट करेगा, यानी कि उसका कुछ ना कुछ भार होगा जो कहाँ लग रहा होगा, तो गुरुजी नीचे की ओर लग रहा होगा। कहाँ लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा। और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी भार जो है वो एक प्रकार का बल है। तो लड़का जो 3 kg के साइकिल को उठा करके समतल सड़क पर 10 मीटर तक चल रहा है, तो साइकिल का जो भार होगा वो नीचे की ओर लगेगा। भार क्या है, एक प्रकार का बल। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी विस्थापन जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। मेरे मित्र आप क्या देख रहे हैं कि बल जो है आपका वो क्या हो रहा है, तो विस्थापन के परपेंडिकुलर लग रहा है, लंबवत लग रहा है। तो जब लंबवत लग रहा है तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। और आप क्या कहिएगा कि गुरुजी हम लोग अगर बात करेंगे fs cos थीटा की कार्य के लिए, तो कहेंगे कि cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे आपका f इंटू एस और यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम लोग cos 90 डिग्री ले सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। तो fs इंटू cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 0। मतलब आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक लड़के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए उस कार्य की मात्रा कितनी है जिसमें वह 3 kg वजन वाली साइकिल को समतल सड़क पर 10 मीटर की दूरी तक ले जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी 0 है और सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, किया गया कार्य क्या होगा, चला, आप कहेंगे 0 होगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जीवों में भिन्नता से डैश होता है। ऑप्शन है जीवों की उत्तरजीविता, दूसरा ऑप्शन है उत्पत्ति की जटिल रूप, तीसरा ऑप्शन है विविधता की उत्पत्ति और विकास, और चौथा ऑप्शन है सबसे वांछनीय गुणों का चयन। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी हमारे आसपास में जितने भी जीव हैं वे सभी क्या हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं। और जीवों की जो ये भिन्नता है यही क्या कहलाता है, तो विविधता कहलाता है। मतलब ये हुआ कि अगर जीवों में भिन्नता है ये किसके उत्पत्ति का कारण बनेगा, आप कहेंगे विविधता की उत्पत्ति का कारण बनेगा। और जहां पे भी डाइवर्सिटी होगा वहां पे क्या होगा, आप कहेंगे विकास होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि जीवों में भिन्नता से डैश होता है, आप कहेंगे विविधता की उत्पत्ति और विकास होता है। और सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सबसे कम सक्रिय है। ऑप्शन है सीसा, चांदी, सोडियम, पोटेशियम। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं सोना और चांदी की, ये क्या होते हैं, तो सर जितने भी तत्व हैं उन सभी में सबसे कम सक्रिय होते हैं। तो ज़्यादा लाग लपेटा लगाने की जरूरत नहीं है। सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये करा जाए कि सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सा होता है, तब भी आप किसका नाम लेंगे, चांदी का ही नाम लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।